देखिए, कई बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस के स्केल को, उसकी परफॉर्मेंस, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियों को अपने में मर्ज करती है, एक्विजिशन करती है, अल्टीमेटली होल्ड लेती है। तो इस केस में उन्हें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेटली वो ये बताते हैं कि जिस जिस कंपनी को उन्होंने होल्ड किया है, सबको इंक्लूड करके उनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे बनती है, आइए आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिजर्व और गुडविल, प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट क्या होता है, क्रॉस ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अब समझते हैं कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कंसोलिडेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इनटू वन, दो चीजों को एक में कन्वर्ट करना। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? मेनली अगर हम देखें तो इसमें एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट। कैश फ्लो भी यूज किया जाता है, बट मेनली जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस ये बताता है कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस बताता है। बैलेंस शीट ये बताता है कि कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी है, बिजनेस में आपकी क्या पोजीशन है। तो ये आपको पोजीशन ऑफ बिजनेस भी बताता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। और जब परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस, जिस जिस कंपनी पर बिजनेस ने होल्ड लिया हुआ है, उस सबको प्लस करके कंसोलिडेट करके बताते हैं अलग अलग कंपनी के होल्ड को, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कब किया जाता है? इसके बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर पर होल्ड लेती है, तो उसे कहा जाएगा कि उसने इस पर होल्ड ले लिया है। दूसरा, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जो कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर है, मोर देन 50% उसको उस पर कंट्रोल रखती है, तो उसे भी कहा जाएगा कि इसने इस पर होल्ड लिया हुआ है। जो कंपनी होल्ड लेती है उसे कहा जाता है होल्डिंग कंपनी, और जिस पर होल्ड लिया गया है उसे कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी, जो अल्टीमेटली बन जाती है होल्डिंग कंपनी का ही एक पार्ट। तो ये तो बात हो गई कंसोलिडेशन की। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, और इसमें सबसे पहले टर्म आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बैलेंस शीट के थ्रू इसको समझते हैं। अब ये एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, इसकी बैलेंस शीट, सब्सिडरी कंपनी इसकी बैलेंस शीट। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों की जो एसेट्स हैं उसको प्लस कर देंगे। जैसे मशीनरी देखे 100 प्लस 30, 100 होल्डिंग की, 30 सब्सिडरी की। ऐसे ही बिल्डिंग, स्टॉक, कैश सब प्लस कर दिया, तो यहाँ आ गया 1010। उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होल्डिंग वाली ही रहेगी। रिजर्व, रिजर्व इसमें 8 आएगा और रिमेनिंग बैलेंस जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ये कैसे हुआ? और यहाँ हमने बोला सभी एसेट्स को प्लस कर दो, यहाँ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी क्यों प्लस नहीं की, यहाँ क्यों शो नहीं किया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अब मान लीजिए एक पर्सन है जो आपको बोलता है कि आप 2000 रुपए दे, उसके बदले में वो आपको 2000 रुपए के पेन देगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 2000 के पेन है, प्लस आपने 2000 रुपए कहीं इन्वेस्ट भी कर रखे हैं उसी पेन को लेने के लिए। तो अगर आपने किसी से कंपनी में लिया है कि हाँ ठीक है, आपने उसको 2000 रुपए दिए हैं और आपने पेन लिए हैं, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करने पर ही ये सारी एसेट्स जो है कंपनी को मिली है। तो इन एसेट्स को अगर प्लस कर दिया तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी शो नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी करने से क्या मिला? शेयर कैपिटल पर होल्ड मिला। तो इसलिए शेयर कैपिटल, जब यहाँ आप इन्वेस्टमेंट नहीं शो कर रहे तो उसको शेयर कैपिटल में भी ऐड नहीं करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है? सब्सिडरी कंपनी जो है उसकी शेयर कैपिटल थी 100, कंपनी ने होल्ड लिया 80, मतलब 80%, 50% से ज्यादा है, होल्ड ले लिया। रिमेनिंग जो 20 है, वो जिसके पास है उसे कहे कि इनका इंटरेस्ट है, बट ये माइनॉरिटी में है तो इसलिए इनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब जैसे सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 10, 80% होल्डिंग कंपनी के पास है, तो 80% प्रॉफिट जाएगा होल्डिंग कंपनी के पास। रिमेनिंग जो 20% है, वो प्रॉफिट का पार्ट जाएगा माइनॉरिटी के पास। तो माइनॉरिटी के पास टोटल कितना गया? 20 कैपिटल का, 2 प्रॉफिट का। तो यहाँ देखे 22 माइनॉरिटी के पास गया।
980 पहले से होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल थी, 8 जो है वो प्रॉफिट मिलेगा होल्डिंग कंपनी को, क्योंकि 80% जो है वो होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए यहाँ रिजर्व क्रिएट हो गया 8 से। तो इस तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वर्क करता है कंसोलिडेशन में। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल रिजर्व या गुडविल, ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अब देखिए सब्सिडरी कंपनी है, इसकी अपनी ये एसेट्स हैं और ये इसकी शेयर कैपिटल है। ऐसे ही होल्डिंग कंपनी है, इसकी अपनी एसेट्स है और ये उसकी शेयर कैपिटल है। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्ट किए 1200 सब्सिडरी कंपनी को फुली एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए। बट अगर हम शेयर कैपिटल देखें, शेयर कैपिटल उसकी 1000 थी, बट उसे दिए गए 1200 बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू से ज्यादा जब पे किया जाता है, अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं गुडविल। तो यहाँ गुडविल का डिफरेंस कितना है, 1000 शो करा था, हमने दिया 1200, तो दैट मीन्स 200 की गुडविल है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिंपल है, सारी एसेट दोनों की ऐड करेंगे, जैसे मशीनरी की, बिल्डिंग की, स्टॉक की। कैश, कैश में बेसिकली क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी के पास कैश था 5000, उसमें से उसने 1200 इन्वेस्ट कर दिया सब्सिडरी कंपनी में, तो माइनस होगा 1200 प्लस सब्सिडरी कंपनी का कैश बैलेंस 100, तो वो हो गया 3900। गुडविल हमने देखा था 200, तो टोटल अमाउंट जो बना 20000, और वही जो शेयर कैपिटल है वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि शेयर कैपिटल हम शो नहीं करते, ऐड नहीं करते सब्सिडी कंपनी की, क्योंकि एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट करने से ऑलरेडी जो भी कंपनी के एसेट्स हैं वो प्लस होगी, तो ना तो इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं, शो करते हैं, ना ही शेयर कैपिटल सब्सिडी की शो करते हैं। अब बात करते हैं, अगर 1200 नहीं 800 रुपए दिए होते, शो कर रहा है 1000, बट पैसे कम दिए हैं, और कम देने पर भी 100% होल्ड मिल गया है, मतलब 1000 रुपए दिखा रहा था बुक में, बट 800 रुपए देने पे आपको 1000 रुपए की वैल्यू के एसेट्स मिल गई। तो सबसे पहले तो सारी एसेट्स आप प्लस करेंगे, जैसे मशीनरी में, बिल्डिंग में, स्टॉक में। कैश में अगर हम देखें 5000 बैलेंस था, उसमें से 800 रुपए देने पड़े सब्सिडी कंपनी को पूरी तरह से खरीदने के लिए, तो -800 प्लस सब्सिडी कंपनी का कैश बैलेंस प्लस 100, तो यहाँ टोटल अमाउंट बनेगा 20200। शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल है 20000। यहाँ जो रिजर्व क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। यहाँ देखिए 200 रुपए का फायदा हो गया, 1000 रुपए की एसेट थी टोटल, यहाँ हम देख रहे हैं, और 800 रुपए में हमें पूरी शेयर कैपिटल मिल गई, 100% बिजनेस को एक्वायर कर लिया। तो ये जो फायदा हुआ है, क्या कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कमाया, नहीं, कंपनी ने कैपिटल कहीं इन्वेस्ट करी, किसी कंपनी की कैपिटल पर होल्ड लिया, तो कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट है, तो इसलिए इसके लिए जो रिजर्व क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। और जो भी प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली ओनर को जाता है, और ओनर को जाने वाला प्रॉफिट कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होता है, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल रिजर्व का, गुडविल का। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी पर होल्ड लेती है, होल्ड लेने से पहले सब्सिडरी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसे कहते हैं प्री प्रॉफिट। प्री का मतलब होता है पहले, उससे पहले जो भी प्रॉफिट कमाया वो होता है प्री प्रॉफिट। बट होल्ड लेने के बाद सब्सिडरी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसे कहेंगे पोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वो जो सब्सिडरी कंपनी होल्ड लेने के बाद प्रॉफिट कमा रही है उस पर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है, तो हम कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी की कंट्रोल की वजह से वो प्रॉफिट कमा रही है। कैसे वर्क करता है, जैसे इसके लिए दोनों बैलेंस शीट देखते हैं, होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की। अब प्री प्रॉफिट है 10, मतलब होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडरी कंपनी को होल्ड लिया उससे पहले ही उसकी बैलेंस शीट में 10 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर 10। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में इसने 110 रुपए की चीज खरीदी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑफर देता है कि आप 2000 के उससे पेन खरीदो, प्लस उसके साथ वो आपको 500 रुपए के पेन फ्री में देगा, तो टोटल अमाउंट बना 2500। उसके बाद अगर आपको वो बोलता है कि आप 2200 रुपए दो, तो आप ये नहीं कंसिडर करेंगे कि आपको 2000 की चीज मिल रही है, आप अल्टीमेटली ये सोचेंगे कि आपको 2500 की चीज मिल रही है, तो फिर आप 2200 भी दे देंगे। बट अगर वो सिर्फ 2000 के पेन देता है फिर आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें आपको लॉस है। तो ऐसे ही अगर होल्डिंग कंपनी होल्ड ले रही है सब्सिडी कंपनी पे, वो ये भी देखते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया हुआ है वो भी मिल रहा है, तो शेयर कैपिटल के साथ साथ होल्ड लेते टाइम 10 रुपए का प्रॉफिट था वो भी कंपनी को ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ सबसे पहले एसेट को प्लस करेंगे, मशीनरी की, बिल्डिंग की, स्टॉक की। कैश की अगर हम बात करें, होल्डिंग कंपनी के पास कैश था 1000,
प्लस सब्सिडी कंपनी का कैश मिला माइनस, क्योंकि उसने पेमेंट करी है 100% होल्ड लेने के लिए, तो 100 तो शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व, तो टोटल जो इसमें अमाउंट बना वो बना 5000। तो अल्टीमेटली यहाँ हम देख रहे हैं शेयर कैपिटल है वो भी है 5000, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, ये जो शेयर कैपिटल है, ये अल्टीमेटली इन सभी एसेट्स में ऐड हो गया है, कैश में भी इसका इम्पैक्ट आ चुका है। तो जब आप एसेट को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली इसमें से आप माइनस करेंगे 110, ना कि सिर्फ 100, क्योंकि प्रॉफिट भी परचेज किया है। बट सब्सिडरी को होल्ड लेने के बाद उसने प्रॉफिट अर्न किया 20 का, तो अब होल्ड लेने के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया है उसे हम कहेंगे पोस्ट प्रॉफिट। और उसके बाद ये जो प्रॉफिट है, ये होल्डिंग कंपनी भी इसे मानेगी कि हाँ ये उसका भी प्रॉफिट है, क्योंकि उसको होल्डिंग कंपनी अल्टीमेटली कंट्रोल कर रही है और उसके कंट्रोल के बाद ये प्रॉफिट अर्न किया गया है। तो सबसे पहले तो जैसे कैश पहले था 900, उसमें 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है 20, 920। शेयर कैपिटल अनचेंज रहेगी 5000 प्लस, अब ये जो है प्रॉफिट जो है ये होल्डिंग कंपनी का भी एक प्रॉफिट है, तो इसलिए यहाँ शो होगा रिजर्व 20 के नाम से। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है प्री प्रॉफिट में और पोस्ट प्रॉफिट में। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है क्रॉस ट्रांजेक्शन। क्रॉस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? क्रॉस ट्रांजेक्शन का मतलब एक सिंपल लॉजिक पे बेस है कि कोई भी पर्सन अपने आप को सेल नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, वो ये नहीं कह सकते कि एक भाई ने दूसरे भाई को पैसे दिए, उससे सामान खरीद लिया, फिर दूसरे भाई ने पहले भाई को पैसे दिए, उससे सामान खरीद लिया। अल्टीमेटली वो ये नहीं कह सकते कि उनकी इनकम बहुत बढ़ रही है, अनलेस कि वो किसी थर्ड पर्सन को सेल करे और उससे कुछ अन प्रॉफिट अर्न करे। तो क्रॉस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉस ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के बीच में हो रही है, उससे जो भी प्रॉफिट, जो भी उसमें इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिमूव किया जाता है। जैसे अगर सेल की गई है सब्सिडरी कंपनी को, या फिर लोन दिया है सब्सिडरी कंपनी को, उससे कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करेंगे। बिल रिसेबल है, फॉर एग्जांपल सब्सिडरी कंपनी कह रही है कि मैंने होल्डिंग कंपनी से पैसे लेने हैं, या फिर होल्डिंग कंपनी कह रही है मैंने सब्सिडरी कंपनी से पैसे लेने हैं। तो डेप्टर आपका आउटसाइडर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप आपस में एक दूसरे को डेप्टर क्रेडिटर क्रिएट करें। इंटरनल जो भी इफेक्ट है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है अपने आप को खरीद बेच नहीं सकता। खुद ही आप अपने डेप्टर, खुद ही आप अपने क्रेडिटर नहीं हो सकते। तो ऐसा जो भी इम्पैक्ट होता है ड्यू टू इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इसके इफेक्ट को रिमूव किया जाता है कंसोलिडेशन करते वक्त। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा और डेफिनेशन को समझा कंसोलिडेशन की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।